केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है और इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। कपाट खुलने का वक्त सुबह 6:20 पर होगा। महाशिवरात्रि पर ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा की गई। बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से जारी डोली प्रस्थान कार्यक्रम के अनुसार ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की डोली 21 अप्रैल को प्रस्थान करेगी। 21 अप्रैल को बाबा की डोली गुप्त काशी में रात्रि विश्राम करेगी। 22 अप्रैल को बाबा की डोली फाटा पहुंचेगी और 22 को फाटा में ही डोली विश्राम करेगी। 23 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी और डोली का रात्रि विश्राम गौरीकुंड में ही होगा। तो 24 अप्रैल को केदारनाथ रवाना होगी डोली और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर जिस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं उस वक्त किस तरह की हलचल होती है वो, दूसरी ये कि मंदिर समिति जब यहाँ पर उस बात का चूंकि तारीख जब तय की गई उससे पहले भी विधि विधान के साथ यहाँ पे कई चीजें हुई और ज्यादा जानकारी हमारे विशेष संवाददाता इस पे सुदीप जैन देंगे। सुदीप, तारीख तय हो चुकी है, अब बाबा के भक्त जो है 25 अप्रैल को दर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं देश विदेश के, उनका जो सब्र था, जो उनको इंतजार था, वो समय पूरा हुआ। आज वो समय मुकर्रर हो गया है। 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बाबा केदार के दर्शन 25 अप्रैल को सुबह 6:20 के बाद से किए जा सकेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां राज्य सरकार स्तर से जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और कई बड़े निर्णय होने वाले हैं। इस बार की देखिए 4 धाम यात्रा में धामों की जो खुलने की तिथि है वो बीते वर्ष की तुलना में करीब 10 से 12 दिन की पूर्व की है। यही बद्रीनाथ धाम की स्थिति है। केदारनाथ धाम में भी कपाट पहले खुल रहे हैं। इस बार की जो 4 धाम यात्रा है वो अप्रैल से ही शुरू होने जा रही है। यानी श्रद्धालुओं को इस वर्ष दर्शन करने का ज्यादा मौका मिलेगा और यात्रा देर तक चलेगी, लंबी चलेगी। तो राज्य सरकार के सामने भी चुनौती होगी कि वो सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें, देश दुनिया से आने वाले लोग सकुशल दर्शन कर सकें, उनके ठहरने की, आने जाने की यथासंभव हर बेहतर से बेहतर कोशिश हो। हालांकि जोशीमठ को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि बाबा बद्रीनाथ को जाने वाला जोशीमठ के मुख्य पड़ाव पर उस समय की स्थिति क्या होगी। हालांकि राज्य सरकार ने राहत और मुआवजे की सभी तैयारियां करते हुए इसका ऐलान भी कर दिया है। अब राज्य सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी महत्वपूर्ण बड़ी बैठक 4 धाम यात्रा को लेकर प्रस्तावित है, जो कि जल्द ही होगी। संभवतः ये 20 तारीख को या 21 को प्रस्तावित हो सकती है। पहले तो ये कल थी, तो कल कैंसिल हो गई क्योंकि अधिकारियों की व्यस्तता को कारण बताया गया। हालांकि अब 20 या 21 को प्रस्तावित हो सकती है। इसमें और भी महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सुदीप, चूंकि जोशीमठ को लेकर लोगों में कई तरह के डर हैं, कई तरह के सवाल हैं, क्या आप शासन प्रशासन लोगों का भरोसा जीत पाया कि नहीं सब कुछ यहाँ पे ठीक है, सरकार और प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है, आप आइए? जी देखिए, जोशीमठ को लेकर पहले प्रशासन इस बात पर चिंतित था कि पानी का रिसाव इतना क्यों हो रहा है। पानी का रिसाव रुका तो प्रशासन ने राहत की सांस तो ली, पर अब नए नए इलाकों में दरारें दिखने लगी हैं। हालांकि बड़े भवन जो टेढ़े हो गए थे, तिरछे हो गए थे या गिरने की स्थिति में थे, उनको मशीनों से भी तोड़कर फ्लैट किया जा रहा है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और स्पीड अप काम को करने की जरूरत है ताकि जोशीमठ को लेकर एक पॉजिटिव तस्वीर जाए 2 तरीकों से। एक तो जो भवन क्षतिग्रस्त हुए या गिरने की स्थिति में उनको क्लियर किया जाए और जो स्थानीय लोग हैं उनका आसपास कहीं उचित विस्थापन जल्द से जल्द हो ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए यात्रियों को लेकर भी, जो 4 धाम यात्रा में देश विदेश से उत्तराखंड आते हैं, कि अब स्थिति जोशीमठ में थी कुछ खराब थी, कुछ गड़बड़ थी, तो अब ठीक हो रही है। लिहाजा सुरक्षित यात्रा करना अब आसान है। ऐसे में सुदीप, चूंकि उत्तराखंड जो है वो पर्यटक स्थल है और कई ऐसे चाहे धार्मिक लिहाज से भी हम देखें तो लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो और जो लोगों की आय है वो भी इस पे काफी हद तक निर्भर करती है उत्तराखंड के। सरकार की भी एक कोशिश होगी कि लोगों का भरोसा जीता जाए और ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शन के लिए आ पाए। जी बिल्कुल, देखिए बीते वर्ष जो 4 धाम यात्रा संपन्न हुई उसमें 46 लाख से अधिक श्रद्धालु आए हैं और ये अभी तक का उत्तराखंड गठन के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसके पीछे की वजह यह भी है कि बीते वर्ष संपन्न हुई यात्रा से पहले 2 वर्ष कोविड का लॉकडाउन था, इस वजह से लोग नहीं आ पाए और जोशीमठ को लेकर निश्चित तौर पर एक निगेटिव इमेज गई है, लोगों में एक डर है। इस डर को दूर करना है, एक पॉजिटिव संदेश देना है
और ये बताना है कि पहाड़ उत्तराखंड जो आ रहा है उसके लिए पूरी तरह सरकार तैयार है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी जान माल की रक्षा के लिए, उसकी स्वास्थ्य सुविधा के लिए, परिवहन के लिए, ठहरने की व्यवस्था के लिए। तो मुख्यमंत्री इन सारे विषयों को समझ रहे हैं। और न्यूज वन इंडिया से जब बीते दिनों मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर विशेष तौर पर अलग से बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि देश और दुनिया से आने वाले यात्रियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था की जाएगी। अब देखना होगा कि इसका यात्रियों में, श्रद्धालुओं में, ट्रांसपोर्टर्स में या इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में इसका क्या संदेश जाता है, और आने वाले समय में जोशीमठ के हालातों से, उसकी स्थिति में सुधार से वो कितना संतुष्ट होते हैं। क्योंकि देखिए, फरवरी बीत चुका है, फरवरी में 8 दिन बाकी हैं करीब करीब, और इसके बाद मार्च बचता है। मार्च में ही सरकार सेशन में जा रही है और फिर अप्रैल के तृतीय सप्ताह से यात्रा शुरू हो रही है। तो बहुत सीमित समय बचा है, बहुत अधिक समय नहीं है तैयारियों को लेकर। इस चीज को राज्य सरकार भी समझ रही है। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे और जानकारी लूंगा कुछ और खबरों पे भी। तो देखिए, यहाँ पे 21 अप्रैल को ऊखीमठ से प्रस्थान करेगी डोली और केदारनाथ के कपाट खुलने का जो पूरा कार्यक्रम है वो आपको बताएं। 21 अप्रैल को गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम करेगी बाबा की डोली, और उसके बाद जब 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की डोली फाटा पहुंचेगी, और 22 अप्रैल को फाटा में ही डोली का रात्रि विश्राम होगा, और 23 अप्रैल को बाबा की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। 23 अप्रैल को रात्रि विश्राम, और फिर उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर केदारनाथ धाम के बारे में भी आपको कुछ जानकारियां दें। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग इसे कहा जाता है, और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां हर साल आते हैं। त्रिकोण आकार का ये ज्योतिर्लिंग है और केदार पर्वत पे स्थित है ये मंदिर। यहाँ की अपनी एक अलग मान्यता है, विशेषता है। मंदाकिनी नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है और समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर परंपरा अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में तमाम हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित केदारनाथ और आचार्य गणों के द्वारा पंचांग गणना की गई। भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट 25 अप्रैल 2023 को ब्रह्म मुहूर्त में मेघ लग्न में 6:20 पर आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। मेरा सभी तीर्थयात्रियों से विशेष निवेदन है और निमंत्रण भी है कि आप भगवान केदारनाथ जी आइए, दर्शन पूजन कर पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय। और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। मोक्ष धाम, बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को दर्शन के लिए खुल रहे हैं। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। अप्रैल में शुरू होने वाली उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 6 महीने तक चलेगी। और ये अलग अलग 4 तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की 22 अप्रैल को ये खुलेंगे, और 22 अप्रैल को ही यहाँ पे चूंकि चारों धामों की जो शुरुआत है वो हो रही है। और बड़ी संख्या में ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में हर साल, जो बाबा के दर्शन करते हैं। और अपने 2 दिवसीय दौरे पे खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। महाशिवरात्रि के मौके पर आज जगरपुर के प्रसिद्ध बनखंडी महादेव शिव मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस मंदिर में महाशिवरात्रि पे लगने वाले मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बनखंडी महादेव शिव मंदिर में जलाभिषेक कर राज्य की खुशहाली की कामना की। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व है और बनखंडी महादेव ये हमारा बहुत ही आस्था, श्रद्धा और सिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवान से पूजा अर्चना की, यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की, भगवान से हम सब पर कृपा करें और हमारी जो आपदाएँ हैं, विघ्न बाधाएँ हैं, उन
सभी से हमारे राज्य को और हमारा कई संकल्प भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान किए हम आगे बढ़ सकें। और सभी को मैं इस महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं दे रहा हूँ। महाशिव और पूरे देश में महाशिवरात्रि की रौनक देखी जा रही है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें हैं। कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए आपके सामने, हरिद्वार, अल्मोड़ा, कोटद्वार और ऋषिकेश की। चारों ही तस्वीरों में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। कहीं जलाभिषेक किया जा रहा है, कहीं रुद्राभिषेक किया जा रहा है, कहीं पे पूजा अर्चना की जा रही है और हर तरफ भोलेनाथ के जयकारों की गूंज है। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। और इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहा ताकि कहीं पर किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और एलटी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम आवास में रोजगार मेले का भी आयोजन होगा और 20 फरवरी को 100 से ज्यादा चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाकी बचे एलटी चयनित शिक्षकों को जिले में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। काफी लंबे संघर्ष के बाद एलटी चयनितों को नियुक्तियां मिल रही हैं और राज्य भर में 1400 से अधिक एलटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यूकेएसएससी की परीक्षा पास कर चयनित हुए हैं सभी युवा। 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी के हाथों से जितने भी हमारे एलटी के टीचरों का सिलेक्शन हुआ है उनका एक रोजगार मेला लगा के सभी को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी देहरादून से इसकी लॉन्चिंग करेंगे और सभी जिला मुख्यालयों पर भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अब एलटी में दूरस्थ क्षेत्रों में अब टीचरों की कहीं कमी नहीं रहने वाली है। इसमें लगभग 1500 से ज़्यादा जो हमारे एलटी के टीचरों का सिलेक्शन हुआ है उनको चरणबद्ध जो है नियुक्तियाँ दी जाएंगी और आजकल उनकी काउंसलिंग हो रही है। 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो है उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, एलटी चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है, उन्हें अब नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, एलटी अभ्यर्थियों ने एक लंबे समय का संघर्ष देखा। बीते दिनों यूकेएसएससी पेपर लीक में जिस प्रकार से कामकाज मंद पड़ा और फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में धांधली की बात आई, एलटी चयनित अभ्यर्थियों की हालांकि डीवी तक यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन इनको इंतज़ार करना पड़ा। हालांकि अब इंतज़ार का वक्त पूरा हुआ, अब इनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ज्वाइनिंग के साथ ही अलॉटमेंट भी होगा कि मसलन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो किस जिले में किस विद्यालय महाविद्यालय में जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा दिन होगा रोजगार मेले का और सीधे मुख्यमंत्री के हाथों युवाओं को डिग्री मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और अब चंपावत का रुख करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। स्नान घाट की जो बात करी है, हमारे स्नान घाट और यहाँ पर जो हमारा अंतिम संस्कार का जो स्थान है, उन दोनों ही स्थानों को ठीक प्रकार से योजित करके उसका पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। मैं आपके इस अवसर पर आप सभी का एक बार दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मुख्यमंत्री बीएडीपी योजना अंतर्गत पौराणिक लधौंधुरा मेला स्थल का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। सिप्टी पंपिंग योजना, इसको भी स्वीकृत किया जाएगा सिंपी और सोमाली में। मैं सभी को सप्तशृंगी महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण की आज के इस पावन दिन की शिवरात्रि की भी आपको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में नरसिंह डांडा कालूखाड़ फूल मंदिर से कैडी गलोली तक 5 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। इसमें तो आपसे कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत
आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का बजट सत्र 13 मार्च से गैरसैंण विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस बार बजट से पहले जिला स्तर पे जिलाधिकारी भी आमजन के सुझाव लेकर राज्य सरकार को देंगे, जबकि मुख्यमंत्री के साथ वो खुद लोगों के साथ चर्चा कर राज्य की योजनाओं नीतियों पर बात करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गैरसैंण में एक बड़ा बजट सत्र आयोजित होगा और विपक्ष का आरोप है कि सरकार सत्र से भागती है, जबकि ऐसा कतई नहीं है और बिजनेस होने पे सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी। यह हवाला सरकार की तरफ से दिया गया। जनता से हमने सुझाव भी मांगे थे, तो वो प्रक्रिया चल रही है। अभी हम लोग जनता से सीधा जो सुझाव हैं वो ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग ले रहे हैं, आ भी रहे हैं और उसी प्रकार से प्रयास ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिले तो हम लोग फिर दोबारा से उन तमाम हितधारकों से बातचीत करें जिनके माध्यम से हमें बहुमूल्य सुझाव बजट के लिए मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक प्रयास और भी है कि इस बार हम लोग पूरे उत्तराखंड के तमाम जिलाधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि वो अपने अपने ज़िलों में इस प्रकार के आयोजन करें जो हमारे चाहे कृषि से संबंधित होंगे, पर्यटन से संबंधित होंगे, व्यापार से संबंधित होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, हमारे स्थानीय निकाय और दूसरे जनप्रतिनिधिगण हो सकते हैं और इसी प्रकार से अन्य जो भी हमारे हितधारक हैं जिनका एक अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष काम करने की शैली है तो वो भी अच्छे सुझाव दे सकते हैं। तो उनसे जिलाधिकारी बैठ के चर्चा करें और वो फिर जब हमारे पास आएंगे तो हम संबंधित विभाग को भेजेंगे। माना कोई कृषि संबंधित होगा कृषि विभाग में भेजेंगे, पर्यटन से संबंधित होगा उनसे भेजेंगे और वहाँ से पूरी जानकारियाँ मिलने के बाद और आवश्यक और अच्छे सुझाव होंगे तो उसको हम बजट में शामिल करेंगे ताकि ये बजट फिर से हम लोग जो जनता का बजट पिछली बार हमने दिया था उसी प्रकार से कह सकें। संभालते हैं मोर्चा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि मंत्री पूरे होमवर्क के साथ नहीं आते हैं, जो सवाल लगते हैं, जो भी वो प्रश्न लगाते हैं उनका उन्हें सम्मानजनक या पूरी तरह से उनका जवाब नहीं मिल पाता। तो क्या आप इस बार तैयार हैं पूरी तरह से और मंत्री से भी कहेंगे कि पूरे होमवर्क के साथ हैं? नहीं, देखिए ये बात कहना अब थोड़ा जाती होगी। पिछला जो सत्र गया या पहले जो भी सत्र गए माननीय मंत्रीगण बहुत संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि मैं अक्सर देखता हूं कि चूँकि आप जानते हैं मैं अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूँ, एक मूल प्रश्न के सापेक्ष 2 प्रश्नों का अनुपूरक देने की अनुमति पीठ से मिलती है। लेकिन होता क्या है, हमारे माननीय मंत्रीगण जवाब दे रहे हैं मूल प्रश्न का या जो पीठ से अनुमति मिली है अनुपूरक का उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब सुनने से पहले वो सब खड़े हो जाते हैं और एक हा उल्ला करने का जो उनका स्वभाव है उसके तरह से वो व्यवहार करते हैं। उससे उनको लगता है कि जैसे हम लोग मतलब सरकार जवाब देने में कहीं संकोच कर रही है या नहीं दे पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शैली उनको भी बदलनी पड़ेगी। आप जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब यदि सही से आ रहा है तो आपको कम से कम हा उल्ला नहीं करना चाहिए। सदन का जो बहुमूल्य समय है उसका जाया नहीं होना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ हमारे सभी माननीय मंत्रीगण बहुत अनुभवी हैं, अपने अपने विभागों का बहुत सही से जवाब देते हैं और जहाँ भी हमारी सरकार के जवाब की बात है, मैं आज फिर से कह रहा हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से हर प्रश्न का जो भी माननीय विधायकगण चाहे विपक्ष के होंगे या अन्य होंगे उनका जवाब देने में सक्षम भी और जवाब देने को तैयार। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेपर लीक मामले को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते दून में बेरोजगार युवाओं पे हुए लाठीचार्ज के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माफी मांगी और लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बयान के बाद से बीजेपी में चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पुष्कर सिंह धामी के सीएम रहते हुए बेरोजगारों से माफी मांग रहे हैं, लेकिन जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में भी गैरसैंण में महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन तब त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई खेद नहीं जताया गया था। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको भी उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था।
वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। और कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरा और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पद से हटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत राजधानी में युवाओं पे हुए लाठीचार्ज के मामले में माफी मांग रहे हैं, जबकि उनको 4.5 साल के सर्वाधिक विफल कार्यकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। त्रिवेंद्र राज में कोई भर्ती नहीं आई, पहाड़ के लोगों को सड़क मांगने पर लाठी खानी पड़ी। लोक सेवा कितनी बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की, दुर्भाग्य कहूँगा। ऐसे लोग माफ़ी मांग रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह कौन होते हैं माफ़ी मांगने वाले, या क्या हैं त्रिवेंद्र सिंह जो माफ़ी मांग रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह तो इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि 2017 से लेकर 21 तक लोक सेवा आयोग से एक भी भर्ती नहीं हुई, अधीनस्थ चयन आयोग से भर्ती नहीं हुई। अगर इस बात के लिए माफ़ी मांगते तो हम कहते कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। आज जो प्रदेश में हो रहा है उसके लिए स्वयं त्रिवेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो 4.5 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, नौजवानों के हितों को, नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम किया था। आज माफ़ी मांगनी चाहिए तो पुष्कर सिंह धामी को मांगनी चाहिए, जिनका नैतिक दायित्व बनता है कि नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ न हो। उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रदेश के नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, बेरोजगारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह ने तो सबसे ज़्यादा छलावा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रदेश के नौजवानों के साथ किया तो त्रिवेंद्र सिंह जी ने किया। और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आईजी, एसएसपी और कई जिलाधिकारी समेत कई आला अधिकारी भी यहां पे मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल जिले में पर्यटन की दृष्टि की अपार संभावनाएं हैं, जिनको लेकर यहां का जिला प्रशासन बेहतर काम कर रहा है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब, सीडीओ साहब, डीआईजी साहब और एसएसपी साहब से बहुत विस्तार में बात हुई और इसमें सबसे बढ़कर बात ये आई कि जो नैनीताल इलाके में टूरिज्म का स्कोप है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सीडीओ साहब और डीएम साहब की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक टूरिज्म के लिए किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका प्रचार किया जाए। लेकिन इससे बड़ी जो बात मुझको बहुत ही अच्छी लगी है कि जितने भी हमारे स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनका जो उत्पाद है उनको इसके साथ में कैसे मिलाया जाए। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार 4600 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में 10 से 15 महिला हैं और उत्तराखंड की महिला का तो आप जानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी और क्षमता अलग ही लेवल की है और उनको किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक, किस प्रकार से हार्टिकल्चर, किस प्रकार से फिशरी, पोल्ट्री और बाकी प्रोडक्टिविटी के साथ में जोड़ा जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।